नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे भाजपा के टूटते भावना भवन पर। दरअसल बीजेपी की जो बिल्डिंग है, भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है, उसके टूटने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। वजह है मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा का लेटर बम, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई बार फौज जो है अपनी हाथी से कुचल दी जाती है। वो इस बात से नाराज है कि 1991 में भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय बना था उसको क्यों तोड़ा जा रहा है। उसके तोड़ने के बजाय नया भवन किसी दूसरी जगह पर बनाया जा सकता है, क्योंकि पुराने भवन से बहुत सारी सौंधी यादें जुड़ी हुई हैं। वो कह सकते हैं कि भाजपा का ये हेरिटेज भवन है, हेरिटेज बिल्डिंग है। इस भावना के भवन को तोड़ने पर रघुनंदन शर्मा का कहना है कि बहुत से लोग आहत हैं। जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे, बाद में वो जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने और फिर सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। कुशवाहा ठाकरे के नेतृत्व में इस प्रदेश भाजपा कार्यालय के भवन का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 1991 में ये बनकर तैयार हुआ। जब ये तैयार हुआ तब मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी कांग्रेस की, यानी बनना शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में इसका शिलान्यास हुआ और इसका निर्माण संपूर्ण हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में, यानी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। विस्तार से बात करेंगे कि आखिर भावना के भवन पर क्यों लोग इतने आहत हैं। विक्रम वर्मा भी इस पर बताए जाते हैं कि वो आहत है। पत्र में, रघु जी के पत्र में विक्रम वर्मा के नाम का भी उल्लेख है कि जब इस भवन को तोड़ने की बात हुई तो किसी से पूछा नहीं गया। प्रदेश भाजपा का ये भवन है, इसको तोड़कर इसी स्थान पर नया भवन बनाया जाने वाला है। इसमें छोटी सी जानकारी और आपसे शेयर करना चाहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय था पुराना, वो पुराने भोपाल के सोमवारा इलाके में, जिसे पीरगेट के नाम से भी जानते हैं, वहाँ एक किराए की बिल्डिंग में चलता था। किराए के भवन से 7 नंबर बस स्टॉप के पास, रेलवे स्टेशन के पास में, जो अब कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, वहाँ इस भवन का निर्माण हुआ और कार्यकर्ताओं ने, इसमें मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने, पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं ने इस पर चंदा इकट्ठा किया और उनके एक एक पाई से ये करोड़ों का बिल्डिंग भवन बनकर तैयार हुआ। उस समय इसकी लागत थी लगभग 3.5 करोड़। हो सकता है कि इसको तोड़ने में अब 3.5 करोड़ रुपए खर्च हों, लेकिन ये 100 साल चलने वाला भवन लगभग हम कह सकते हैं कि 30-31 साल में टूटने की तैयारी में, क्योंकि भाजपा नया भवन चाहती है। मुद्दे की बात है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री, संगठन के पूर्व मंत्री राज चड्ढा जी। मध्य प्रदेश से राजसमंद में गए हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सोनी जी। स्काइप पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राज चड्ढा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपसे शुरुआत इसलिए क्योंकि मामला ग्वालियर संभाग का भी आपसे जुड़ता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया का इस भवन में बड़ा योगदान है। जनसंघ से लेकर भाजपा के शिखर तक पहुंचाने में ग्वालियर संभाग और राजमाता की जो भूमिका रही वो किसी से छुपी नहीं है। इस भाजपा को भवन को तोड़ने को लेकर आपकी राय की कितनी मेहनत से बना था और कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और टूटने पर कितनी आहत होंगी? चड्ढा जी, आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके शब्द प्रयोग से बहुत सहमत हूँ कि ये भावनाओं का भवन है जी। इसके साथ असंख्य कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं भारतीय जनसंघ के समय का कार्यकर्ता हूँ और मुझे आज भी वो सोमवारा वाला वो कार्यालय याद है जो किराए के भवन में चलता था, और छोटा सा कार्यालय जहाँ मेघराज जी जैन संगठन मंत्री के रूप में निवास करते थे। आज भी मुझे नहीं पता उसकी क्या स्थिति है, लेकिन मेरी यादों में वो बसा है। उसके बहुत बाद सन 90-91 में जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो हमको हैरानी होती थी कि इतना बड़ा भवन भारतीय जनसंघ का, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, और शहर से इतनी दूर। लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है और हमारे लिए अत्यंत सुगम था। और जब भवन बनना शुरू हुआ तो प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने पूरी श्रद्धा के साथ इसमें अपना सहयोग भी दिया और
धन संग्रह करके भी दिया। मुझे आज भी याद है कि लक्ष्मीराम जी जो थे, उनकी प्रमुख भूमिका थी इस भवन को तैयार जी। करने में, नक्शा बनवाने से लेकर उसका निर्माण पूरा करने तक में। वो बिल्कुल उनके सपनों का महल था। और ठाकरे जी का उस भवन के प्रति स्नेह और लगन, और लक्ष्मीराम जी की मेहनत, और उनके साथ में हजारों हजारों कार्यकर्ताओं का समर्पण और सहयोग, वो हम भुलाए नहीं भूल सकते। अनेक मीठी खट्टी यादें इस भवन के साथ जुड़ी हैं। यद्यपि अब वहां जाना हमारा बंद है, लेकिन हमारी भावनाओं को वहां पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जी। इस पूरे प्रश्न पर मैं माननीय रघुनंदन जी के साथ आत्मा से जुड़ा हूं और मैं पूर्ण उनका समर्थन करता हूं। ये भवन ज्यों का त्यों रहना चाहिए मेरी राय से। आप चाहें तो उसे भोपाल संभाग का भवन बना सकते हैं। आज ईश्वर की अपार कृपा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हम कहीं भी भोपाल में और बड़ा स्थान लेकर और बड़ा और भव्य भवन बना सकते हैं। लेकिन इस भवन को तोड़ना तो वाकई में सपनों को तोड़ना ही होगा। राज चड्ढा जी, दरअसल रघु जी ने यह भी कहा कि अगर ये तोड़ा गया तो उन जैसे कार्यकर्ता उस बुलडोजर के सामने अपना सीना अड़ा देंगे और उनके ऊपर से ये बुलडोजर चलेगा। यानी मामला आगे बढ़ चुका है। रघु जी जैसे कार्यकर्ता जो इसके बनाने के मामले में यहाँ उन्होंने इसके निर्माण कार्य में सोकर अपने दिन बिताए हैं, इसके निर्माण कार्य की निगरानी की है। और एक चीज़ और, कुशवाहा ठाकरे जी के जो भाई इंजीनियर थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इसकी तराई तक की है। और बाद में ये भी था कि इसी भवन के आसपास उनकी मृत्यु भी हुई थी, वो इस कार्यालय में आया करते थे। तो कुल मिलाकर ठाकरे जी, उनका परिवार और पूरा बीजेपी के भाजपा का जो पुराना परिवार है, नए जो कार्यकर्ता हैं वो शायद इस भवन, इस हेरिटेज बिल्डिंग से उतने ना जुड़े हो जितने राज चड्ढा जी, कैलाश सोनी जी और बहुत हद तक पत्रकारों के रूप में सुरेश शर्मा जी ने भी इसको बनते हुए देखा है। अब वो उसको टूटते हुए भी देखेंगे। सुरेश जी, मैं आपका बाद में लौटूंगा। अभी कैलाश सोनी जी से मैं बात करता हूँ। कैलाश सोनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। दरअसल ये मामला भावनात्मक ज्यादा है। नए जमाने के लोगों में भावना की बात कम होती है, वो प्रैक्टिकल होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में होते हैं। क्या इस भवन को तोड़कर इस स्थान पर नया भवन बनाया जाना चाहिए, या इस जो रघु जी कह रहे हैं कि आप इसको रहने दें, इसको संभागीय कार्यालय बना लें और इसके अलावा किसी और जगह पर या इसी पर नई बिल्डिंग को बना सकते हैं? आपकी राय? देखिए, मैं भारतीय जनसंघ का भी जिला मंत्री रहा हूँ और पीर गेट में वर्षानुवर्ष लगातार जी इसमें रहा हूँ। और इस भवन के निर्माण से माननीय लक्ष्मीराम जी के योगदान से लेकर के माननीय सारंग जी, माननीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी और सारे हमारे वरिष्ठतम और विशेष रूप से आपको खंडेलवाल जी, इस भवन को बनाने में श्रद्धेय ठाकरे जी के जो भाई थे, इंजीनियर थे, निःशुल्क वर्षानुवर्ष यहाँ रह करके उन्होंने तराई तक इस मकान की, इस भवन की है। और इतना आदर्श ये कार्यालय था कि अखबारों ने उस समय लिखा कि ऑल इंडिया में किसी पार्टी के पास इतना भव्य कार्यालय नहीं है जितना मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यालय निर्मित किया गया है। इस कार्यालय की फोटो 11 अशोक रोड केंद्रीय कार्यालय पे लगाई जा गई थी कि इसको सब देखें कि अन्य राज्यों में भी और भारत सरकार की भी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो पार्टी है, इसी के कारण उनके मन में ये नए कार्यालय को बनाने की बात आई। जी देखिए, हमें तो आपके माध्यम से पता चला कि ये कोई भवन तोड़ा जा रहा है, कि पता नहीं कैसे कहां से ये बात आई। इतनी इसकी भव्य नींव है कि इस पे 1 मंजिल और बढ़ाई जा सकती है, 2 मंजिल और बढ़ाई जा सकती है। अंदर बहुत से कक्ष इसके खाली हैं। इतना आदर्श कार्यालय, और जैसा आपने बताया यथार्थ में इमोशनली जड़ के प्रति भी जो मोह होता है जी, एक पूरी पीढ़ी का, बल्कि 2 पीढ़ियों का ये सपना था। और इस भवन में सारी पूर्ति है। यदि बनाना है और कोई जरूरत यदि बढ़ गई है तो जो बात कही गई है कि और जमीन लेकर के और नए स्थान पे बनाया जा सकता है, लेकिन इस भवन को तोड़ने की जो बात है, और इस संदर्भ में मैं भी माननीय नड्डा जी को बात करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा। प्रदेश लेवल पे ये बात कहां से शुरू हुई,
क्यों तोड़ना चाहते, ये बात हमारी समझ के परे है। जी। इस भवन को कतई नहीं तोड़ा जाना चाहिए। रघु जी वर्षानुवर्ष कार्यालय मंत्री रहे, उन्हें सब ज्ञान है। माननीय मेघराज जी, इन्हें पूरी कथा मालूम है। सबसे प्रमाणित नेता हमारी पीढ़ी के, हम लोगों को गढ़ने वाले माननीय मेघराज जी, उन्हें सारा ज्ञान है। और बीच में तबीयत खराब हो गई थी ठाकरे जी के भाई की, तो माननीय मेघराज जी के यहाँ कई माह तक जी वहाँ उनने निवास किया। निःशुल्क उन्होंने सेवाएं दे करके, और वो इंजीनियर थे, उनके द्वारा ये निर्मित किया गया है। बिल्कुल ये कैलाश यथार्थ में जी ये यादगार है, कुशाभाऊ ठाकरे की याद है। बिल्कुल। उनकी दरअसल स्मृति का रघु जी ने उनका- थोड़ा कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। हम समझ सकते हैं कि वो कितने इससे भावना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई इसको तोड़ने का फैसला वैसे ही है जैसे कि कोई हाथी अपनी सेना को कुचलने लग जाए। उन्होंने कहा कि ये शुभंकर है, शुभ भवन है। इसके बाद बीजेपी का धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से उत्कर्ष हुआ है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर के जो बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा छा गई थी। उन्होंने कहा कि ये शुभ भवन है, हम इस पूरे मामले पर बहुत गंभीर है। और कहा कि अगर ये तोड़ा गया तो उनके सीने से बुलडोजर चलेगा। सुरेश शर्मा जी, आपने दोनों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की राय सुनी। इस एक बात तो निकल कर आती है कि इस पूरे मामले में संवादहीनता भी दिख रही, क्योंकि उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं गया इस बारे में। जहां तक पत्र में लिखा रघु जी ने, उन्होंने लिखा है कि इस पूरे मामले में पूर्व जो भाजपा के अध्यक्ष हैं विक्रम वर्मा, उनसे बात नहीं हुई। जो दूसरे अध्यक्ष हैं प्रभात झा, उनसे बात नहीं हुई। इसका मतलब कि मामला था रिनोवेट करने का और पहुंच गया ये ध्वंस तक, इसको तोड़ने तक। आप किस ढंग से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए राघवेंद्र जी, एक बात जो है लंबे समय से हम भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आम सहमति से निर्णय लेने की जो एक ये रिवाज था, परंपरा थी, वो खत्म हो गई है। अब तो जो प्रमुख हैं वो ही अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं और इस प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। मैं आपकी एक बात से अपनी सहमति देते हुए आधी से सहमति नहीं दे रहा हूं जी कि विक्रम वर्मा जी से नहीं पूछा गया, तो मुझे लगता है पूछे जाना चाहिए था, क्योंकि विक्रम वर्मा जी का बड़ा योगदान है। और जहां तक प्रभात जी का प्रश्न है, तो प्रभात जी तो भाग्य से पार्टी अध्यक्ष बने थे, उनका पार्टी के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। जितना हमारा उतना ही प्रभात जी का जी। तो इसलिए उनसे नहीं पूछा गया, ये कोई उल्लेखनीय प्रश्न नहीं है। नहीं, मेरा इसलिए कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसको छोड़िए आप, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उल्लेखनीय है। हम ना माने अलग बात है, पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया था, ये मेरा कहना था। नहीं, आप उस विषय को मुझे लगता है इससे ज्यादा चर्चा में नहीं आना चाहिए। ना, अब वो चर्चा में कितना आएगा ये अलग बात है, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष थे, इसलिए हमने जिक्र किया है। दूसरी बात जो है, कैलाश सोनी जी राज्यसभा के सदस्य हैं जी। उनको जब टिकट दिया गया था तो कोई जनमत संग्रह कार्यकर्ताओं में नहीं किया गया था। राज चड्ढा जी को पार्टी से निकाला गया, कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, कोई कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया। ये नेतृत्व तय करता है। और हम लोगों ने, यानी कि भाजपा के लोगों ने नेतृत्व को इतने अधिकार और असीमित अधिकार दे दिए हैं कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हो या मध्य प्रदेश की टीम हो, वो जो निर्णय ले लेते हैं वो मान लेते हैं कि जनमत का निर्णय है ये। मुझे ये लगता है ये परंपरा भाजपा की कभी परंपरा नहीं रही, कुशाभाऊ ठाकरे जी के जमाने से और आज तक। यानी मोघे जी और कृष्ण अपने मेघराज जैन जी, इनके सारे संगठन मंत्रियों को मैंने देखा है, इसलिए मुझे ये मालूम है कि भाजपा की ये परंपरा नहीं रही है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भवन है, हम सब मानते हैं इस बात का कि इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुशाभाऊ ठाकरे जी का भवन में अटैचमेंट होगा, ये मेरे को कम गले उतर रहा है। उनका अटैचमेंट था पार्टी से, वो पार्टी का निर्माण करना चाहते थे। आपको याद है गुरुजी के समय ये कहा गया था कि जब संघ अट्टालिकाओं में चला जाएगा, संघ खो जाएगा। ये उस समय का गुरुजी का जो है उस समय का सेंटेंस है कि यदि संघ जिस दिन अट्टालिकाओं में चला जाएगा, खो जाएगा। आज संघ अट्टालिकाओं में चला गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अट्टालिकाओं में जाने की ये परंपरा हो रही है। मैं इस बात से अपनी सहमति देता हूं कि इस पे 2 मंजिल और आप कर लीजिए और आपके नेताओं को
ऐशो आराम से बैठने की जगह की आवश्यकता क्यों होना चाहिए? जी, कार्यकर्ताओं के लिए आपने कोई जगह नहीं बना रखी वहां। नेताओं के ऐशो आराम की आप चिंता कर रहे हैं, उसके लिए आपको बड़ा भवन चाहिए। मेरे को याद है, मैं दिल्ली प्रवास पर गया था राघवेंद्र जी, तो मैं भाजपा के कार्यालय में गया, सारे नेताओं से मिलकर आया था। अब की बार जब मैं एक बड़ी यूनियन का बड़ा पदाधिकारी हो गया, उसके बावजूद भी जब मैं दिल्ली गया तो मैं बहुत मुश्किल नए भवन तक जा पाया, और शायद मैं जा भी नहीं पाया, मुझे भी नहीं लगता कि अंदर गया, अभी तक नहीं गया था मैं। तो आप नए भवन में, बड़े भवन में और भव्य भवन में जाने के बाद आप जनता से और कार्यकर्ताओं से दूर जाएंगे, ये आपको मानना चाहिए। इसलिए रघु जी का जो पत्र है वो ठीक है, रघु जी का एक स्वभाव भी हो गया है कि वो बहुत जल्दी बम फोड़ देते हैं, उनको चर्चा करना चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्हें ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना चाहिए। और आपके पास सरकार है और आपके पास धन ज्यादा आ गया है, तो इसका मतलब कंडे चौपड़ने से नहीं रहता। आपको जो है इस बात पर फिर से विचार करना चाहिए और एक समीक्षा करना चाहिए कि क्या इसी भवन का ऊपर और मंजिलें बना करके अपने नेताओं की सुविधा युक्त कार्यालय बनाया जा सकता है क्या? और सुरेश जी, इसके अलावा भी अगर इस भवन को वो नहीं उपयोग करना चाहते तो ये संभाग का कार्यालय बना सकते हैं, एक नया कार्यालय आप बना लो। सरकार आपकी, पैसा आपका, इच्छा शक्ति है और किसी से पूछे बिना निर्माण करने की ताकत है, तो बना सकते हैं। जी, कांग्रेस के भी 2 कार्यालय हैं, एक 5 नंबर पर है और एक वो जवाहर भवन है, वो तो केवल जो है व्यापारियों को दे रखा है, वहां तो कुछ भी नहीं है। एक आड़ के लिए भोपाल जिले का कार्यालय खोल रखा, बाकी सारा तो किराया ही खाते हैं उसका। भाई कांग्रेस का जो कार्यालय था वो तो आपको मालूम है, जयपाल सिंह जी उसके ट्रस्टी हुआ करते थे और अब ये सोनिया गांधी की ट्रस्ट में चला गया ये। अब ये कांग्रेस का कार्यालय ही नहीं बचा। तो ये एक वो कांग्रेस का एक, पर 2 कार्यालय कांग्रेस के हैं, तो आप भी अपने 2 कार्यालय कर सकते हो। ये बात सत्य है, इस पर विचार किया जा सकता है। और आप ये देखिए कि जो एमपीएसआरटीसी वाला या जो इसका जो कार्यालय है जिसको किराए पर लिया गया है, उसके तो निर्धारण और संरचना में ही कितना पैसा खर्च हो जाएगा। मैं एक बात पूछूंगा आपसे अगले दौर की बातचीत में, समय कम बचेगा, लेकिन जरूर आप चाहे तो उत्तर दें। कहा यह गया है कि भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है उसने इसको रेनोवेट करने के लिए कहा, अनुमति मांगी थी केंद्रीय कार्यालय से, वहां से ये निर्देश मिला कि इसको तोड़कर नया बनाया जाए। ये कितना सच के निकट है, इस पर भी आपसे पूछेंगे। योगीराज जी, बहुत हल्ला हो रहा है इस बात का कि भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है वो कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बना है, और ये तब बना जब बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत गरीबी में रहा करते थे, साइकिल पर घूमते थे, चने खाते थे, रोडवेज की बस में घूमते थे और धर्मशालाओं में रुकते थे। आज की तरह उनके लीडर होटल में नहीं रुकते थे, या तो कार्यालय में या कार्यकर्ता के घर पर। ऐसे में इतने भव्य कार्यालय को जो 100 साल तक ठीक रह सकता है, उसको 30 साल में तोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या ये भाजपा के नेतृत्व का माने धन का अहंकार है, सत्ता का अहंकार है, या वो फिर जनमत के मिलने से इतने ज्यादा, जैसे रघु जी ने कहा कि वो उस सेना के हाथी की तरह हो गए जो अपनी सेना को कुचल रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, सही बात है। अब इसके कई पहलू हो सकते हैं जी। अब एक तो यही है कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप उसको इन्वेस्ट करने के तरीके खोजने लगते हैं। कहाँ उसको इन्वेस्ट किया जाए, तो उन्होंने का कुछ नहीं, तो एक मकान बना लो, फिर मकान में भी उन्होंने का ये तोड़ के ये बना लो, उन्होंने का ये भी ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो एक थोड़ा सा छोटा सा थिएटर बना लो। तो नए नए तरीके उसमें इनोवेशंस होते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपके पास या तो पैसा ज़्यादा आ गया तो आप उसको ठिकाने लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पीढ़ी है जो जिसका ये रघुनंदन शर्मा जी और ये कैलाश सोनी जी वगैरह जिनको मैं सुन रहा था, वास्तव में ये जो जिस तरीके का मतलब मैंने सुना कि इन लोगों का उनकी भावनाएं उस भवन से जुड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली ये बात तो सही है और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो भवन भाजपा के लिए शुभ हुआ है। लेकिन अब बात जो है ऐसी निकल चुकी है कि ये अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मतलब एक विस्फोट हो गया एक तरह से। अब आप ये देखिए, यदि मान लो ये भवन की चर्चाएं कोई अचानक आज और कल से नहीं चली हैं, ये भवन की चर्चाएं पिछले 1.5-2 महीने से राजनीतिक हलकों में सबको पता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इवन जब एमपीएसआरटीसी का किराए पे लिया गया था तब भी कई सारी बातें सामने आई थी। तो एक तो ये कि अचानक से उन्होंने कहा कि साहब हम लेट जाएंगे और बुलडोजर हमारे ऊपर चलेगा, ये ठीक है, आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हैं। लेकिन अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये जिसको अपन बोले कि अनुभवी या बुजुर्ग नेताओं की नेतृत्व को सीधी चुनौती हो गई। अब ये मान लो यदि वो ये कदम पीछे भी लेते हैं तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर अब मतलब कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना पड़ेगा
कि अब कैसे स्थिति को हैंडल किया जाए, क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि आपने एकदम से योगीराज जी, मुख्यमंत्री दरअसल चीजों के शगुन होना शुरू हो जाते हैं। अगर बीजेपी जैसी अनुशासित और पारिवारिक माहौल वाली पार्टी में, जिसमें सब चीजों पर सोच विचार कर फैसले होते हैं, अगर वहां किसी राज्यसभा सदस्य को, किसी भाजपा के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष को पता ही नहीं होगा और निर्णय हो रहा है, इसका मतलब कि शगुन ठीक नहीं है, ये संकेत अच्छे नहीं है। और इसका मतलब कि घर में कलह शुरू हो रही है, घर टूट रहा है, जो घर के बुजुर्ग उनको पता ही नहीं है, और अच्छी भली बिल्डिंग जो 100 साल चल सकती है वो 30 साल की उम्र में तोड़ी जा रही है। यानी भरपूर यौवन में है ये अभी भवन, 30 साल की उम्र का, इसको तोड़कर आप नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। बेशक पार्टी का फैसला है, उन्होंने कुछ इसमें सोचा होगा, लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास आखिरी दौर में बातचीत करने के लिए। चड्ढा जी, फोन पर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आप बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। दरअसल एक आखिरी सवाल ये कि क्या ये भाजपा के लिए अच्छा शगुन है कि पुराने मजबूत भवन को तोड़कर भावनाओं के विपरीत, सहमति के बगैर, चर्चा के बिना आप इसको तोड़कर बना लें? क्योंकि पार्टी का निर्णय है तो बन तो जाएगा, लेकिन इसके बनने से क्या क्या टूटेगा, कितने माने दिल टूटेंगे, कितनी भावनाएं टूटेंगी, उसके बाद फिर आप पब्लिक लाइफ में जाकर कैसे चुनाव जीतेंगे इस टूटे हुए मन को लेकर? अटल जी की तो कविता है कि टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता। और ये टूटे कार्यालय से कैसे चुनाव जीतेंगे, आपकी राय बहुत संक्षेप में? मेरा इतना निवेदन है जी जी कि दरअसल समय ऐसा आ गया है कि भावनाओं का महत्व बहुत कम होता जा रहा है, जी और मुद्रा का महत्व या भव्यता का महत्व बहुत अधिक हो रहा है भावनाओं से। जी तो ये उसी की परिणति है। बात शुरू हुई थी रेनोवेशन से जी और पहुंच गई है पूरी तरह से उसके ढाकर नया बनाने से। आजकल ग्वालियर में हम एक समस्या से बहुत जूझ रहे हैं, यहाँ पेड़ों की छटाई के नाम पर पेड़ों को समूल नष्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है। उस पीड़ा को हम अनुभव कर रहे हैं और उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा ही दृश्य भोपाल में भी होने जा रहा है कि कहाँ रेनोवेशन की बात थी, कहाँ उसे आप समूल तोड़कर नया बना रहे हैं। शायद वो बन भी जाएगा, क्योंकि अब हमारे जैसे लोग बहुत ज्यादा बचे नहीं है, जो बचे हैं उनकी आवाज में उतनी दम नहीं बची। जी ठीक है, रघुनंदन जी की भावनाओं से हम सहमत है, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी वहां पर होंगे। इसके बावजूद नेतृत्व जो चाहेगा वो होगा, वो होगा तो हमारी भावनाओं को आहत करके ही होगा। वो मूल स्वरूप को नष्ट करना किसी तरह भी हमें स्वीकार नहीं होगा मन से। आगे हमारी व्यवस्था है, और दरअसल जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वहां अब इन बातों को कोई गौर किया नहीं जाता। ये तो हमारी शाश्वत पीड़ा है ही। बिल्कुल। सोनी जी, बस आपसे एक वाक्य, रेनोवेशन की बात हुई थी, छटाई की बात हुई थी, कटाई शुरू हो रही है, सुधार की बात थी, तोड़ा जा रहा है। किस ढंग से देखते हैं, क्या टूटे मन से लोग चुनाव में जाएंगे और जीत कर आएंगे? देखिए, अभी आपके ही माध्यम से हमें पता चला है जी। एक बार हम आदरणीय नड्डा जी को बताएंगे कि ये इससे कितने लोगों की आत्मा को आघात लगेगा, कितने लोगों के मन टूटेंगे, कितना लोगों ने परिश्रम, आर्थिक सहयोग, और इतना आदर्श कार्यालय है। अभी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय दलों के पास ऐसा कार्यालय नहीं है जी। अभी इसको और ऊपर बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, एक स्टोरी और ऊपर बढ़ा लो, कौन इतना ऊपर कर सकते हैं कि इसमें हेलीकॉप्टर भी उतार सकते हैं अगर आप चाहें तो, 3-4 मंजिल बनाकर। लेकिन अगर तोड़ने का तय हुआ तो हमने कहा कि सरकार, अगर संगठन ने तय किया तो वो टूटेगा। लेकिन सवाल वही है सुरेश जी, क्या भावना, जैसा चड्ढा जी बोल रहे हैं कि अब भावनाओं की बातें खत्म है, नया दौर है, ये नई भाजपा, ये नया देश है, किस ढंग से देख रहे हैं? आपकी बहुत संक्षेप में राय। केवल 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली ये कि श्रद्धेय सारंग जी राजभवन में एक बार किसी मतलब ये 15 अगस्त 26 जनवरी वाले कोई एक कार्यक्रम में मुझसे रूबरू हुए, तो मैंने उनको प्रणाम किया। तो कहने लगे, कैसा है सुरेश? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले, और नया कुछ संकेत? मैंने कहा संकेत ये है साहब, भाजपा के कार्यालय में पहले कभी जाते थे हम तो हमारा बड़ा सम्मान होता था, हर कमरे से आवाज आती थी, अरे सुरेश जी आए, अंदर आओ भाई, हमारे साथ बैठो। और मैंने कहा अब हम नए दौर में जा रहे हैं तो पूरे कार्यालय में घूम के आ जाते हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आती। कोशिश ये होती कि और छुपा जाए, ये व्यक्ति आ रहा है, बहुत पुराना है। तो सारंग जी कहने लगे कि अरे वो सब लोग प्रोफेशनल हो गए भाई, तू भी प्रोफेशनल हो जा, तू काय के ध्येयनिष्ठ के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक बात। तो ये बात मुझे समझ में आई। दूसरी बात मुझे ये याद है कि इस कार्यालय में ये तय हुआ था
कि ऊपर के जो स्थान गोल बनाया हुआ है ये कमल के फूल की यानी चिन्ह की पंखुड़ियां लगेंगी, बनाया जाएगा, जो बना नहीं बाद में जी। तो मुझे लगता है कि ये भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, संगठन की जरूरतों के आधार पर यदि कुछ चेंज किया जा रहा है तो अब मेरे को भी अब इन सब बातों को सुनने के बाद ये महसूस हो रहा है कि आप इसी को बढ़ाइए और इसी में रहिए, बिल्कुल, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी राघवेंद्र जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एक आयोजन करने के नाम पर कितना बड़ा टेंट लग जाता है, कितना बड़ा ये लग जाता है, और वो सारे लोग वही हैं, फिक्स हैं। बिल्कुल। तो आपको ये भी मालूम है कि कौन टेंट लगाएगा, आपको ये भी मालूम है कौन कुर्सियां लाएगा, आपको ये भी मालूम है कि कौन जो है तो स्क्रीन लगवाएगा, मिलाकर ये सब मालूम है, और उनकी आड़ में क्या होता है ये भी सबको मालूम है। बिल्कुल समय की कमी है सुरेश जी, आपने दो बातें साफ की कि इसी को सुधारना चाहिए और इसी पर बनाना चाहिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि चड्ढा जी से लेकर कैलाश सोनी जी और सुरेश जी तक बहुत 2-3 वाक्यों में योगीराज जी आपकी टिप्पणी, समय खत्म हो गया है, फिर भी आप जरूर इसमें बोलें। नहीं, मैं एक ही वाक्य बोलूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि हमने सबने सुना है, और जैसा ही आपने संकेत दिया था कि कई बार संकेत मिलने लगते हैं। अब सब चाहते हैं कि भाई बीजेपी का भी बहुत 18-15 साल का शासन हो गया है जी, तो काय को ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, अच्छी व्यवस्था चल रही है, बना रहने दो। चलिए, भवन कुल मिलाकर रघु जी ने कहा कि हाथी अपनी फौज को ना कुचले। ये उम्मीद करते हैं कि संगठन उनकी बात को सुनेगा और कोई बीच का रास्ता निकालेगा जिसमें सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, संगठन की बात भी रह जाए और भावना भी बच जाए। कठिन काम है, लेकिन भाजपा अक्सर ये करती आई है, बड़ी बात नहीं है, चाहे तो कर भी सकती। चारों मेहमानों को धन्यवाद, राज चड्ढा जी आपका भी, कैलाश सोनी जी आपका भी, सुरेश जी आपका भी साधुवाद और युवराज जी आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बीजेपी का दफ्तर भावनाओं का भवन है, इसके टूटने पर बहुत सारी भावनाएं दरकेंगी। देखते आने वाले दिनों में होता क्या है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।